Assalamu alaikum and welcome to yet another interesting episode of The Good Life Show. हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है और हमें स्किन के बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर पेश आते हैं। आजकल ट्रेंड ये है कि जब आप स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ज़्यादातर एस्थेटिशियंस निकलते हैं, यानी कि वो आपको मशीनों से, टीकों से और इस तरह की चीज़ों से आपका इलाज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्किन की बीमारियां जिसके लिए आपको दवा की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, तो ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट ज़रा कम ही रह गए हैं। तो आज हमने अपने शो में लाहौर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिर कमाल को दावत दी है कि वो हमारे शो में आके हमसे स्किन के जो सीरियस इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हमें एजुकेट करें। आज से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे एक्ने की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर कमाल। वालेकुम सलाम। सर, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद कराइए कि आपने क्या क्या कुछ किया हुआ है। पहले तो इफ़त बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तारुफ का, और मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। और you deserve it। कोशिश होगी कि जो भी मैं आपके तवस्सुत से अपने सामीन को जो भी इसके बारे में मैं बता सकूं और उनको आगाही दे सकूं, तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र बात है। और मैं जैसा आपने कहा डर्मेटोलॉजिस्ट, और आई एम बेसिकली अ फेलो। आई हैव डन माय स्पेशलाइजेशन फ्रॉम यूके एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट रिस्पेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन आई डिड माय fellowship in reconstructive surgery also, which is also a part of dermatology in developed countries nowadays. So I did my specialization in यानी कि आप फेस लिफ्ट भी कर सकते हैं। फेस लिफ्ट भी और sort of you can say part of plastic surgery. Okay. So these are combined. Presently I'm actually serving in a teaching hospital, so we are trying to train new doctors and properly train them. And as you said कि जिस तरह ये बहुत बड़ा गैप आ गया है कि ज़्यादातर डर्माटोलॉजी को एस्थेटिक्स में लिया जाता है, हालांकि इट्स ऑब्वियसली अ फुल स्पेशलिटी जिसमें कि स्किन की डिजीज़ हैं। और जैसा आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि स्किन की बीमारियां आपके जिस्म से अलग नहीं हैं। आपके जिस्म में कोई मसला होता है तो उसकी निशानदेही हमें स्किन पे आ रही होती है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अरसा पहले आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को या जिस्मानी तकलीफ़ को स्किन के ज़रिए पहचान सकता है कि अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं। तो लिहाजा टीचिंग हॉस्पिटल में हम तकरीबन 400 से 500 मरीज़ रोज़ाना देखते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं हमारे माशरे में जिनकी निशानदेही नहीं होती, या फिर ये कि वो प्रॉपर क्योंकि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट वो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर जो उनको समझ आती है वो करते हैं। बट बाहर डर्मेटोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, एंड फ़र्क ये है कि वो लोग रेफ़र करना जानते हैं कि येस, बिकॉज इफ़ आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट आई कांट बी ए पीडियाट्रिशियन, या मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। तो मैं ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको प्रॉपर रेफ़र करूँगा। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत लोग कम रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनके जहन में अभी भी वही है कि ये खाली कोई एस्थेटिक से रिलेटेड है, और स्किन की जो डिजीज़ को प्रॉपर ट्रीट करना वो एक फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही समझता है, क्योंकि वो सारी मेडिसिन भी पढ़नी पड़ती है, उसमें स्पेशलाइज करते हैं, एंड देन यू एंटर इनटू डर्मेटोलॉजी। दिस इज़ द रियल प्रोग्राम। लेकिन कुछ कोर्सेज़ करके और कुछ चीज़ों को आप एस्थेटिक्स के कोर्स करके आप अक्सर अपने आप को फिर एस्थेटिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट लिख देते हैं। तो इसमें कोई इफ़त, बल्कि अच्छा है लोगों को अवेयरनेस हो, तो इसमें कोई लाइन अभी तक गवर्नमेंट भी कोई डिमार्केट नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई प्रॉपर कहना चाहिए पैरामीटर्स नहीं बने, कोई प्रॉपर चेक नहीं है। तो हमारे जो पब्लिक है वो फिर बड़ी कंफ्यूज रहती है कि हम किसके लिए, वो ज़्यादातर एस्थेटिक्स के लिए ही रुजू करते हैं, वरना स्किन की बीमारियां जो अक्सर जनरल फिजिशियन या फिर कोई मेडिसिन का या मेडिकल स्पेशलिस्ट वो देख रहा होता है। तो अब मुझे ऑलमोस्ट अब 30 ईयर्स हो गए हैं इन दिस फील्ड, और विद 3 पोस्ट ग्रेजुएशंस। तो जितना भी कोशिश कर सकते हैं, तो इसको हम समझते हैं कि कोर डर्मेटोलॉजी को जितना प्रमोट करें। हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में तो पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जनरली जो होता है वो लोग ज़रा थोड़ा सा एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था।
और पाकिस्तान से भी मैंने फेलोशिप की हुई है बैक इन 2002-03, तो हाईएस्ट। तो अब ये कि मैं कोशिश करता हूँ पाकिस्तान में ही रहूँ और जो कर सकता हूँ सब। चलें, दैट्स गुड। सर चलें एक्नी से आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताएं एक्नी है क्या? बिल्कुल, एक्नी आम पब्लिक के जहन में है जवानी के दाने, और ये मैं आपको वो बता रहा हूँ फीडबैक जो मुझे, बिकॉज मेरी पेशेंट के साथ डीलिंग यूजुअली प्यूबर्टी में भी कंसिडर के, एंड वी टेक इट वेरी लाइटली। एक्नी कोई बीमारी का नाम नहीं है सच। एक्नी इज़ ए प्रोसेस विच कैन गो फॉर years एंड years, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अक्सर जो जिनको एक्नी होती है वो सबसे पहले जो उसका जो फिजिशियन होता है वो उसके घर वाले होते हैं, बिल्कुल, या उसके कोई रिलेटिव होते हैं, बिल्कुल, और वो कहते हैं कि जी ये बेटा जवानी के दाने हैं। तो सबसे बड़ी पहला स्टेप वहाँ मिसकंसेप्शन आती है कि वो क्या करते हैं कि वो उसको हाइजीन से रिलेट करते हैं। एक्नी का हाइजीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप जितना चेहरा धो लें, आप जितनी चीज़ें कर लें, अगर आपको एक्नी होनी है तो वो आपको प्रॉब्लम। दूसरी बात, एक्नी की डिफरेंट ग्रेड्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट सेवेरिटी है। अब 50-60% केसेस में ऐसा होता है कि आपको एक्नी जब आपके हार्मोनल चेंजेस शुरू हुए फ्रॉम द एज ऑफ लाइक 12 इन फीमेल एंड अराउंड 14 इन मेल्स, तो अंडर द हार्मोन इन्फ्लुएंस आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम ऑयली ग्लैंड कहते हैं, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, उनके ऊपर भी एक छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और वो रिसेप्टर जैसे हमारे फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं, तो वो सिग्नल ऑन हो जाते हैं, और जब हार्मोन इन द सिंपल टर्म उनको मजबूर करता है कि वो ज़्यादा ऑयल बनाएं, तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आपके हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है, और वो फिर आपके ऑयल ग्लैंड्स को मजबूर करता है कि जब वो ज़्यादा ऑयल बनाएंगे तो वो ऑयल जो है वो एक डक्ट से निकलता है जिसको आपकी स्किन तक आता है, तो हम उसको आप एक पाइप की तरह ले लें कि एक पाइप से आपका ऑयल बाहर। अब ज़्यादा ऑयल बन रहा है और पाइप छोटी है तो वो ब्लॉक होगी तो हम कहते हैं जी ब्लैक हेड्स बन गए, वाइट हेड्स बन गए। फिर थोड़ा सा यहाँ भी मिसकॉन्सेप्ट आता है, जो हमें नज़र आ रहा होता है अगर वो ब्लैक रंग का तो हम उसको ब्लैक हेड कहेंगे, अगर वाइट नज़र आ रहा है तो वो वाइट हेड। हालांकि ये दोनों ही ब्लैक हेड्स कहलाते हैं। वाइट हेड जो होता है वो ये होता है कि जो ट्यूब है वो बहुत लोअर लेवल पे ब्लॉक हुई है स्किन के अंदर, और वाइट हेड को आप फील कर सकते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आता, तो हम कलर से उसको ले रहे होते हैं। लेकिन मेडिकली या डर्मेटोलॉजिकली जो भी आपकी स्किन में कोई छोटा सा पिंपल नज़र आ रहा है जिसको, तो वो दोनों ही ब्लैक हेड है, चाहे उसका कलर ब्लैक है या वाइट। एंड दैट इज एक्नी? ये फर्स्ट स्टेज है एक्नी। ओह, इसको हम कॉमिडोन्स कहते हैं इन आवर लैंग्वेज। ये कॉमिडोनल एक्नी है। अच्छा, अब आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया, अब कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, कुछ आपने प्रॉपर किसी से कहना चाहिए कोई कंसल्ट नहीं किया, वो चलते चलते 1-2 साल के बाद वो, क्योंकि हार्मोन चेंजेस तो आ रही हैं, वो अपना काम किए जा रहे हैं, तो फिर ग्लैंड साइज़ पीछे बड़ा होता जाएगा। फिर क्या होगा, वो कॉमिडोन जो है वो नेक्स्ट ग्रेड में चला जाएगा और वो पिंपल्स बन जाएंगे। पिंपल्स होते हैं छोटे छोटे दाने, वहाँ भी आपने जिसका मुंह भी होता है, मुंह भी होता है, उसमें थोड़ी सी पस भी पड़ सकती है। फिर वो नंबर में ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर में ज़्यादा होने के बाद वो थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं, तो जब एक पिंपल का साइज़ ज़रा बड़ा हो जाए तो हम उसको नोड्यूल कहते हैं, वो भी। और फिर इस तरह ग्रेड बढ़ता जाता है। अब इसमें ये होता है 50-60% में हार्मोन थोड़ा सा सेटल हो गया, मतलब कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता, तो वो नेचुरली 4-5 years में थिंग्स गेट बेटर एंड दे कम आउट ऑफ इट, जिसको फिर वो लैंडमार्क बना लेते हैं कि ये तो जवानी के हैं जी, 4-5 years रहेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दैट 35-40% जो सीवियर एक्नी में जाते हैं, वो 20s के बाद भी उनकी एक्नी चलती रहती है, जब तक कि टिल द एज ऑफ 35-36 वो हर साल ग्रेड बढ़ता जा रहा है, एंड दे आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर स्किन, क्योंकि वो प्रॉपर डायरेक्शन ट्रीटमेंट की मिल ही नहीं रही, कोई डॉक्टर उनको मोटिवेट ही नहीं कर रहा, तो वो करते करते देन दे स्टार्ट डेवलपिंग दी कॉम्प्लिकेशन, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने, मसलन कि उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन में ये कि हमें समझना चाहिए कि हम टाइप 4 स्किन के साथ हैं हमारी पाकिस्तान में, वो भी खैर हम डिस्कस करेंगे। टाइप 4 स्किन, हमारी स्किन पिगमेंट बहुत ज़्यादा लेती है। अब पिंपल बनेगा तो वो जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स है उनको भी वो पिंपल डैमेज करेगा, कहीं उनको डैमेज हुआ, जब डैमेज हुआ तो वो अपनी पिगमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे, मेलानोसाइट पिगमेंट, तो चेहरे पे स्पॉट्स बनेंगे, और जब वो पिंपल नोड्यूल में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब है कि उसने स्किन के जो डिफरेंट लेवल्स हैं
तो वो डर्मिस जिसके ऊपर स्किन रखी हुई है आपकी, जो कोलेजन स्ट्रक्चर है, उसको जब डैमेज करेगा तो फिर स्कार बनेगा। और स्कार बनने का मतलब है कि आपके ऊपर एक परमानेंट डैमेज आ गया, खड्डे बन गए, जैसे खड्डे हम बन खड्डा गए, कहते हैं। खड्डे बन ठीक है। और वो खड्डा खाली खड्डा नहीं रहेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ क्वालिटी को फ़र्क डाल रहा है। दैट मेक्स इफ़ दैट पर्सन, दैट पेशेंट इज़ ए स्टूडेंट, उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी स्टडीज़ पे, उसके कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ेगा। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खाली एक्नी फिर एक कॉस्मेटिक इशू या स्किन तक नहीं रहेगा, ये उसकी साइकोलॉजिकल इशू भी बनेगा। और ये हमें देखना है, बाहर इस चीज़ को बड़ी वैल्यू दी जाती है लाइफ क्वालिटी इंडेक्स को, कि एक स्टूडेंट या एक पर्सन वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस क्यों नहीं अच्छी दे रहा, या वो अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ही और शी हैज़ गॉट स्कार्स नाउ ऑन फेस। और ख़ास तौर पे अगर उसका प्रोफेशन कोई ऐसा है जो जिसमें उसकी पब्लिक डीलिंग है, तो दैट एक्नी वुड अफेक्ट हिम और दैट पर्सन मोर। तो ये वो एस्पेक्ट है जो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को देखना चाहिए, जिसको कहते हैं ना इन टोटल ट्रीट, कि उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना हो रहा है स्कार्स का। वी डू हैव द आंसर, आजकल चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं इन एस्थेटिक्स इन डर्मेटोलॉजी, लेकिन आपके माशाल्लाह प्रोग्राम के तवज्जो से वो क्यों नहीं एक्नी को स्टेज 1 पे, ग्रेड 1, 2 पे उसको ठीक कर लें। वाई टू गो इनटू कॉम्प्लिकेशन? क्योंकि एक दफ़ा अगर आपके गड्ढा पड़ गया तो फिर आप स्किन तो नहीं बना, गोश्त तो नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, तो बेहतर किया जा सकता है, बट नॉट अप टू 100%। वी हैव नाउ गुड ऑप्शन, लेकिन हम हमेशा जो कहना चाहिए, बेहतर स्टेप ज़िंदगी में ये होता है कि आप प्रिवेंशन को अपने जहन में रखें, आप पहले उसके बारे में सोचें, आपको अवेयरनेस हो रहा था कि जब आपको कॉम्प्लिकेशन होगी फिर तो कोई भी बंदा जाके अपना ट्रीटमेंट के बारे में सोच सकता है कि वो हो ये कॉम्प्लिकेशन, बट दैट इज़ ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कुछ लोगों को एक्ने होता है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उन पे अल्लाह ताला ने क्या हाँ फेवर की हुई है? देखिए, मैं इसको बड़े एक आसान सी एग्जांपल के साथ लेके जाता हूँ, दैट विल मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वेरी वेल। माँ बाप बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, और 4 बहन भाई हैं या 4 भाई हैं, माशाल्लाह ठीक है, लेकिन एक उसमें से बॉल्ड, तो कुछ ना कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऐसा होता है कि विच इज़ नॉट एन ऑटोजोमल ट्रांसमिशन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर जनरेशन में, यानी कि जैसे आपकी आइज़ अपने पेरेंट्स से मिलती है, आपकी वॉइस, आपका फेस कट, लेकिन एस्थमा हो गया, एक्नी हो गई, ये ऐसी डिजीज़ हैं जो ज़रूरी नहीं कि हर जनरेशन में मैनिफेस्ट हो, लेकिन जब मैनिफेस्ट होती हैं, तो मैंने बॉल्डनेस से इसको मिसाल दी, तो वहाँ क्या होता है कि आपके रिसेप्टर्स जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं कि जब आपके हार्मोन चेंजेस आएंगी वो अपने रिसेप्टर्स ऑन कर लेंगे, क्योंकि अंदर बॉडी में इफ़त जो सिग्नलिंग होती है वो यूजुअली हार्मोन्स या केमिकल्स के थ्रू हो रही होती है, कोई लैंग्वेज तो नहीं चल रही होती, आपको सिग्नल पहुंच रहा है, आपका थायराइड ग्लैंड है, आपकी पूरी बॉडी उसके ऊपर रन कर रही है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका हार्ट रेट सब कंट्रोल कर रहा है, क्या इतना छोटा सा ग्लैंड है ग्लैंड। इसी तरह आपके जो आपके ऑयली ग्लैंड्स हैं सेबेशियस, उनके ऊपर भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं मैसेजिंग के लिए, और अगर आप दरवाज़ा खोल लेंगे, घर में अगर पानी आया हुआ है, दरवाज़ा खोल लेंगे तो पानी तो अंदर आएगा, और अगर दरवाजे बंद रहेंगे तो पानी नहीं अंदर आएगा कमरा। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि जिनको एक्नी नहीं होती, उनके रिसेप्टर्स ऑन नहीं होते, सो हार्मोन्स आता है और गुजर जाता है, बट दे डोंट इनवाइट दोज हार्मोन्स। जैसे सबको शुगर नहीं होता, सबको एग्जैक्टली, ब्लड यू आर ऑन प्रेशर द राइट ट्रैक, लेकिन जिनको स्टार्ट हो गया देन दे शुड नो एंड दे शुड रियलाइज कि यार अब हमें एक्नी स्टार्ट हो गया, सो वी कैन नॉट कंपेयर विद अदर पर्सन, कि अगर वो कोई अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहा तो शायद मैं क्यों करूं, या अगर मैं डायबिटिक हूँ तो वो भी तो शुगर लेता है, उसको तो डायबिटीज़ नहीं हुई, मुझे क्यों हो गई। तो ये मेडिकल में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको एक्नी स्टार्ट हो गई है और जैसे हमने आंसर किया कि हार्मोन ने एक दफ़ा इफेक्ट करना शुरू कर दिया, यू शुड स्टार्ट टेकिंग रेमेडी। चले, अब मुझे बताएं कि ऑब्वियसली जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, यूजुअली ये प्यूबर्टी पे इसका ऑनसेट शुरू होता है, तो क्या ऐसी चंद चीज़ें हैं जो वालिदैन को जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये स्टेज आ गया तो माय चाइल्ड हैज़ टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट? ठीक है, बिल्कुल सही। मैं कोई डर्मेटोलॉजिकली कॉम्प्लिकेटेड आंसर तो नहीं करूँगा, लेकिन पब्लिक के लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ वैसे होता है कि अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तो वो एक्नी स्कोरिंग करता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या है कि अगर उसको एक पिंपल हुआ, 2 हो गए, अगर वो 5 से ज़्यादा पिंपल्स उसको परसिस्ट कर रहे हैं और मंथ में ऑलमोस्ट वीकली
उसको एपिसोड आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दैट इज़ द स्टेज दे शुड टेक स्टेप्स इमीडिएटली। मेरा तो ख्याल है कि एक पिंपल भी आए तो वन शुड गो टू अ डॉक्टर एंड पूछ ले कि ये एक्नी तो नहीं हो रही। Exactly, वो तो फिर आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेयरनेस पे जा रही है, लेकिन कम से कम अगर 5-6 पिंपल्स परसिस्ट कर रहे हैं और महीने में उसको कम से कम 2-3 टाइम्स नए पिंपल्स की इरप्शन आ रही है जस्ट टू स्टैंडर्डाइज थिंग, तो आई थिंक दे शुड कंसल्ट कि यार अब ये वरना स्टेज 2-3 में जाएगा और ये हो रहा है। दूसरी बात इफ़त एक बड़ा ज़रूरी है और आई होप के पीपल वुड रिमेंबर इट, एक्नी किस एज में स्टार्ट होती है इस इट मैटर्स अ लॉट, और मैं आपके प्रोग्राम से इस चीज़ को बड़ा ही इन्फोर्स करना चाह रहा हूँ कि अगर ये 12-14 की एज में, तो इसका मतलब है कि एक्नी जितनी अर्ली स्टार्ट हुई है इट विल प्रोलॉन्ग फॉर इवन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो 25 to 30 ईयर्स तक जाएगी। डॉक्टर साहब, इज इट एन ऑटोइम्यून डिजीज? No, it's not an autoimmune. It's just an activation of some genetic factors जिसकी वजह से, to be simplified, सारा काम आपका जीन्स का ही कर रहे होते हैं। इवन आपकी इंटेलिजेंस भी अब तो समहाउ रिलेट की जाती है, हम उसको सिर्फ थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं बट समहाउ। तो जितनी अर्ली एक्नी स्टार्ट होगी उतना ही देर तक एक्नी रहेगी। अगर ये 17-18 में होते तो बहुत चांसेस है कि 2-3 साल के बाद इट माइट फेड अवे, बट दैट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ऑनसेट ऑफ एक्नी एट अर्ली एज, और अगर वो 5-6 पिंपल से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, और तीसरी बात ध्यान में रखना कि हो सकता है उसके फादर को भी एक्नी हुई हो या उसके दादा को बहुत हुई है, तो फिर उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि यस मेरे बच्चे को एक्नी स्टार्ट हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ कि मैं मेरे बचपन से वही वाले जो दाने नज़र नहीं आते पर अंदर होते हैं से लेके अब तक मेरा ये हाल है। मैंने ज़िंदगी की हर चीज़ करके देख ली, फ्रॉम क्लेंजिंग टू एनीथिंग। मेरे क्योंकि सवेयर नहीं है और मैंने कभी आज से पहले तो ये सोचा भी नहीं कि शायद मेरी भी एक्नी ही हो जो मैं आज तक बर्दाश्त कर रही हूँ। सो हम तो उसको पॉप कर दिया करते थे ना, उसके खड्डे अब आपको मेरे उसके जैसे ही आप श्रिंक होना शुरू होते हैं वो खड्डे प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिनको हम वो एब्सोल्युटली राइट टूथपिक स्कार्स और जो कहते हैं आइस पिक स्कार्स। तो मुझे भी एक्नी ही थी जी, बिल्कुल थी, लेकिन आप है क्योंकि आपकी अवेयरनेस जनरली अच्छी थी, आपने क्लिनजिंग कर ली, आपने चीज़ों को मैनेज कर लिया विद सम डाइट फैक्टर और सारा कुछ, तो आई थिंक वो बड़ी वाली नहीं बनी, वो ग्रेड नहीं बढ़ा। हाँ, लेकिन आई स्टिल हैव इनग्रोन ग्रोथ्स। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि जो नॉर्मल आपकी स्किन मल्टीप्लाई कर रही होती है ना, इसको हम प्रोसेस ऑफ क्रेटिनाइजेशन कहते हैं हम। ये मुझे वर्ड, क्योंकि ये टिपिकल वर्ड है इसका, मैं उसका नहीं कर सकता। तो वो स्किन मल्टीप्लाई करती है और नॉर्मल स्किन आपकी जो है वो तकरीबन 28 डेज में नए सेल्स आते हैं और हमें अल्लाह ताला का सिस्टम चल रहा है और हमें पता नहीं चलता, और सेल्स शेड हो रहे हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिटिनाइजेशन हो जाए, यानी कि इसमें इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर वो ब्लैक हेड की शक्ल लेता है, या वो वाइट हेड बनेगा जो मैंने कहा स्किन के अंदर होते हैं इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, या फिर वो ब्लैक हेड की शक्ल में आपकी डक्ट को ब्लॉक कर देगा। अब ब्लॉक कर देगा तो फिर वो बलूनिंग इफेक्ट आएगा, ग्लैंड साइज बड़ा हो जाए। तो पहला बुनियादी फैक्टर ये है कि आप क्लिनजिंग, जैसे आपने कहा कि वो मैंने किया, तो दैट सेव्ड यू। आप क्लिनजिंग करते रहे ताकि आपके ब्लैक हेड जो है वो आगे ब्लॉक ना करें डक्ट को, और ऑयल्स क्लियर होते रहे, ताकि जब ग्लैंड साइज़ बड़ा होगा तो जो बैक्टीरिया अल्लाह ताला ने वैसे ही एक कमेंसल के तौर पे हमारे ग्लैंड के अंदर रखा है, इट इज़ ए वेरी वेरी पावरफुल बैक्टीरिया, प्रोपाइनियोबैक्टीरियम एक्नीस। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये आपके ब्लड में हो तो इट कैन कॉज हाई ग्रेड फीवर, लेकिन वो चुप करके बैठा होता है। बट जब ग्लैंड साइज़ बड़ा होगा, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। वो कहेगा जी मुझे तो अब डाइट मिल रही है, मुझे तो अब एनवायरनमेंट मिल रहा है, मैं तो मल्टीप्लाई करूँगा। अब जब वो मल्टीप्लाई करता है तो बैक्टीरिया के अपने टॉक्सिन्स होते हैं, और वी ऑल नो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, मतलब अदरवाइज़ तो हम क्यों इतना उसको अहमियत दें। तो बैक्टीरिया जब टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो वो और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वहाँ ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगी, वहाँ कुछ और सेल्स भी आ जाएंगे उसको काउंटर करने के लिए आपकी बॉडी के, तो वहाँ आके वो एक इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, और फिर यहाँ से वो फिर स्टेज आती है पिंपल से आती है नोड्यूल्स। तो वो बैक्टीरिया जो आपके सेबेशियस ग्लैंड के अंदर, ऑयल ग्लैंड के अंदर बैठा हुआ था, वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट विच इज़ गिवन टू दैट बैक्टीरिया। और वो एनवायरनमेंट क्यों मिलता है? क्योंकि आपके हार्मोन
ने इन द फर्स्ट प्लेस ग्लैंड को मजबूर किया कि तुम अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो जब ग्लैंड की ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है और पीएच चेंज होता है तो बैक्टीरिया के लिए इन्वायरमेंट और ओपन टू मल्टीप्लाई, उसके लिए पूरी फील्ड बन जाएगी एंड देन दे स्टार्ट कॉजिंग सिम्टम्स। ये एक्नी का एक समराइज वो है। तो आप किस स्टेज पे उसको ट्रीट करते हैं, किस स्टेज पे कितना क्लियरली आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डिसीजन लेता है कि इसमें ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड यू कैन सेव द कॉम्प्लिकेशन। चलें डॉक्टर साहब, वजूहात तो हम आगे आगे और भी जानेंगे, इलाज क्या है इसका? वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। जैसे हम आपने अब इस मतलब प्रोग्राम में डिस्कस किया इसकी स्टेजेस, और तो डिपेंड करता है कि 3 फैक्टर्स मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट जहन में रखता हूँ। एक तो पेशेंट की एज क्या है, नंबर 2 उसका ग्रेड सिवेरिटी क्या है, और नंबर 3 विच आई कंसिडर कि उस पेशेंट का प्रोफेशन क्या है। समटाइम माशाल्लाह जैसे इफ़ यू आर इन शोबिज़ तो आई हैव टू टेक अ वेरी क्लियर स्टेप बिकॉज यू आर पब्लिक फिगर। आपने आना है, कोई मे बी सम पेशेंट माइट बी एयर होस्टेस जो उसके, और मैंने ऐसा फेस किया कि जी डॉक्टर साहब मुझे आप ठीक, क्योंकि आई कांट यू नो बी सिलेक्टेड अदरवाइज अगर मेरे फेस पे, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेते हैं। अगर ग्रेड 1 एक्नी है तो उसमें सिंपल 2 फैक्टर्स हैं जो मैंने प्रैक्टिकली सीखे। एक तो क्लिनजिंग बहुत अच्छी करें विद द प्रॉपर क्लिनजर, और उसका स्टैंडर्ड टाइम 2 to 3 मिनट्स आप जेंटल मसाज करें। दूसरा प्रैक्टिकली, चाहे बुक्स में कुछ कंट्रोवर्शन है इस पे ऊपर, लेकिन मैं अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ कि डाइटरी फैक्टर प्लेज, इट डज़ प्ले अ वाइटल रोल। अगर बच्चे हैं ख़ास तौर पे तो प्लीज़ आप उनको जो मीठा है, स्वीट्स हैं, डीप फ्राइड, 2 फैक्टर्स उनको खास You mean your gut should be healthy. Anything which is going against your gut health Exactly. can cause इन्फ्लेमेशन। ठीक है। क्योंकि जो टॉक्सिन वो ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे। अब हमने ये तो प्रूफ साइंटिफिकली किया है बाहर भी कि जब आप शुगर लेते हैं, 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर कैन ऑल्टर द ग्लैंड एक्टिविटी फॉर 6 आवर्स। 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर। और हम लोग जिस तरह से करते हैं, जहाँ जिस पॉपुलेशन में 66% लोग डायबिटिक हैं, यू कैन वेल इमेजिन कि एक्नी का क्या हाल होगा। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने देखा कि ग्लैंड एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एविडेंस बेस है। 6 आवर्स के लिए ग्लैंड अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है। कैन यू इमेजिन कि जो बच्चा दबाकर स्वीट्स खा रहा है, सब बच्चे खा रहे हैं, हार्मोन चेंजेस उसको आ रही हैं, रिसेप्टर्स उसके ऑन हो गए हैं, तीनों फैक्टर के भाई चलो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो बच्चा नहीं एक्नी प्रोन तो चलें वो अच्छी बात, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर नुकसान, वो ओबीस भी हो रहा है, आगे चल के वो शायद डायबिटिक। तो हम क्यों ना अपनी डाइटरी हैबिट्स और वो करें। ये ग्रेड 1 एक्नी के लिए क्लिनजिंग एंड डाइटरी हैबिट्स वुड रियली हेल्प। अगर एक्नी ग्रेड 2 में मूव कर गई, इसका मतलब कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है सिंपल, तो डॉक्टर नीड्स टू गिव गुड एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब इसमें मिसकंसेप्शन लोगों की ये है कि एंटीबायोटिक से मेरे बच्चे की भूख ख़त्म हो गई है, उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है, एंड सो फोर्थ, which is true as well. Antibiotic is एक्चुअली इट्स अ टोटली मिथ। oh देखें, एंटीबायोटिक एब्यूज़ एंड एंटीबायोटिक साइड इफ़ेक्ट्स, ये इफ़त दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। okay. ऑनेस्ट टू गॉड, आपको अगर ज़रूरत है तो यू राइटली गिव एंटीबायोटिक एट द राइट टाइम और उस प्रॉब्लम को आप ट्रीट करें। लेकिन ये स्पेक्ट्रम होता है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको इजी समझाता हूँ। एक अगर एक्नी का पेशेंट मैं ट्रीट कर रहा हूँ तो मैं प्रोपाइनी बैक्टीरिया मेरे जहन में होगा तो मैं ग्राम पॉजिटिव के लिए एंटीबायोटिक दूंगा, ना कि मैं कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दूँ, क्योंकि मैं उस पेशेंट का एंटीबायोटिक के लिए क्रेडिट कार्ड लूज़ कर रहा हूँ, वो उसका मैं बैंक से बैलेंस लूज़ कर रहा हूँ। कल अगर उसको सवेयर इन्फेक्शन कोई और होगी तो दैट पर्सन वुड बी रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक। Yeah. आप समझे? Yeah. लेकिन अगर मैं उसको ग्राम पॉजिटिव के लिए ही दे रहा हूँ तो मैं राइटली उसको दे रहा हूँ और मुझे प्रॉपर टाइम के लिए देना चाहिए। यही लोगों को आपके Obviously, when it's needed, it has to be taken, and you should go to a doctor जो आपको specific antibiotic दे। Broad spectrum तो मैं भी खरीद के खा सकती हूँ, उसके लिए तो या और डॉक्टर्स के एंड पे भी ये गलती होती है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि वो छोटी चीज़ के लिए वाई टू गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सबको वही एक ही दिए जब जाए, तक कि ऑगमेंटिन खाओ, ऑगमेंटिन खाओ। जब तक कि उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम ना हो आप उसको ना दें। जैसे अब एडवांस एंटीबायोटिक्स हैं, लाइंजोलेट, तो हम कभी एक्नी भी नहीं देते। हम डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन विच इज़ नॉट कॉजिंग मच ऑफ रेजिस्टेंस, और आप एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए दे रहे हैं। कल खुदा ना खास्ता उसको कोई और इन्फेक्शन होगी तो उस पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम कर लेगी, एक और एंटीबायोटिक, बिकॉज
ही और शी इज़ नॉट यूज टू दैट एंटीबायोटिक, तो हमने रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं की, बट वी हैव राइटली ट्रीटेड। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके प्रोग्राम के हवाले से कि ये एंटीबायोटिक अब्यूज़ और चीज़ है, और एंटीबायोटिक से कोई इम्यूनिटी कम होना या थोड़ा हद तक ठीक है, वो साइकोलॉजिकल भी होता है, कई दफ़ा थोड़ी सी भूख कम होगी, बट इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि एंटीबायोटिक से मेरे बच्चे का कलर बहुत ख़राब हो गया है, बहुत उसने बेचारे ने वज़न लूज़ कर लिया है, ठीक है, थोड़ी बहुत भूख कम हो गई उसकी या शायद उससे, लेकिन ऐसा एंड दीज आर द साइड इफेक्ट्स आप आगे जाके कूप कर सकते हो। हाँ, अपना गट हेल्दी करें। एग्जैक्टली तो वो जितने टाइम पीरियड के लिए वो दे रहे हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक और डॉक्टर को कमांड होनी चाहिए कि मैं कौन से एंटीबायोटिक कितने अरसे के लिए दे रहा हूँ। मैं ऑगमेंटिन को 3 मंथ्स के लिए नहीं दे सकता, लेकिन एफडी अप्रूव्ड ये बात है कि आप एजिथ्रोमाइसिन अप टू 4 to 5 मंथ्स दे सकते हैं। तो ये उसकी नॉलेज है, और वो मैं डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ज़रूरी कि दे शुड हैव कमांड ऑन देयर फील्ड एंड ऑन द मेडिसिन के वो कितने अरसे के लिए दे रहे हैं, एंड दे शुड जस्टिफाई। अच्छा, एंटीबायोटिक हो गया हमारा आगे वाली स्टेज में, और टॉपिकल भी चीज़ें इस पे लगती हैं? जी बिल्कुल लगती हैं। ओके, दोज आर आल्सो एंटीबायोटिक्स जो टॉपिकल होते Exactly. हैं। ओके, लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, टॉपिकल्स का जो रोल है वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक ओके। लाइट पिंपल्स, कॉमिडोन्स, तो उसमें हम जैसे टॉपिकल रेटिनॉइड्स हो गए, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, या थोड़ी सी टॉपिकल एंटीबायोटिक लोशन, तो उसमें दे डू वेल। बट वंस वी एंटर स्टेज 3, स्टेज 4 ऑफ एक्ने, जिसमें कि बड़े पिंपल्स होना, नोड्यूल्स होना, उसमें मैं रेशो मैंने आई हैव सीन पीपल विद रेड, जैसे कीमा बना होता है मुंह, सिस्टिक एक्नी हो गई या बैक पे एक्नी हो गई, तो वहाँ टॉपिकल का रोल ऑनेस्टली से प्रैक्टिकली बुक्स में बहुत सी फिगर्स डिफरेंट आ सकती है, जस्ट 5 to 10%, 80 to 90% रोल वुड बी प्लेड बाय ओरल मेडिकेशन। ओके, because you cannot satisfy yourself or you cannot alternate a salad with a proper meal कि जी मैंने सैलड ले लिया तो मेरी पूरा मील हो गया। इसी तरह ग्रेड 3, ग्रेड 4, इवन ग्रेड 5 में जो है वो टॉपिकल्स का रोल बहुत कम रह जाता है, और फिर ओरल ही काम कर रही होती है टू सेव द डे। अच्छा, ख़वातीन में जब एक्नी होती है तो उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, व्हाई? देखिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स तो इसलिए दी जाती हैं कि अगर हम ओरल रेटिनॉइड्स पे आ रहे हैं तो उसकी एक प्री रेक्विजिट है, और वो बहुत सी मेडिकेशंस ऐसी हैं, बट एक के बारे में डिलेमा बन जाता है ना, जैसे हमारे माशरे में लेज़र्स का नाम सुन के कुछ नाम ऐसा है कि वो इतना वो लगता है हिट करता है, डर जाते हैं, और एक्सरे चाहे रोज़ करवा रहे हो, हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स एक्सरे के ज़्यादा हैं। तो इसका प्री रिक्विजिट ये है कि रेटिनॉइड्स का सिर्फ इतनी सी बात है कि जब हम ओरल रेटिनॉइड्स लेते हैं तो दे स्टे इन द ग्लैंड फॉर 4 to 6 वीक्स, और अगर वो पेशेंट कंसीव करे उस दौरान तो दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द फीटस, यानी बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसमें बच्चे में ट्रेटोजेनिक डिफेक्ट आ सकते हैं। मतलब उसमें के कंजेनिटल एनोमलीज, आई मीन व्हाइल टेकिंग दैट मेडिकेशन यू शुड नॉट कंसीव, तो उसके लिए सिर्फ दिया जाता है, उसके लिए दिया। अब कितनी अच्छी बात है इस लोगों को इस तरीके से पता चले। अब मिथ क्या है, डर क्या है जब ये सुनते, क्योंकि हम नॉलेज लेते हैं एक दूसरे से बातें करके सुन के। वो कहती है नहीं मैंने सुना है कि ये दवाई खाने से तुम कंसीव ही नहीं कर सकते। नाउ देयर इज़ अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। कितना फ़र्क है इस बात में कि जो पेशेंट ले रहा है रेटिनॉइड, उसकी सेहत को कोई फ़र्क नहीं है उस फीमेल की, उसकी फर्टिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से वो नहीं खाती। बट इफ़ेक्ट तो सिर्फ जैसा आपने कहा कि अगर वो उस दौरान कंसीव करें तो वो बच्चे पे इफ़ेक्ट आएगा। नहीं, फॉर इंस्टेंस इफ समवन इज़ नॉट मैरिड तो उसको एक्नी है तो उसको भी ये हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है टू टेक दीज पिल्स? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ओह, बल्कि जो हार्मोनल पिल्स हैं वो रेटिनॉइड्स के साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आपको बिनाइल इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन या थोड़ा सा आपका हेडेक होना, ये वो बढ़ जाता है चांसेस। ओके, तो हम यूजली हार्मोन थेरेपी नहीं देते। अब सवाल आ गया, मैं खुद ही एक चीज़ को सिचुएशन बना रहा हूँ कि एक फ़ीमेल है, शी इज़ मैरिड, शी वांट्स टू टेक, तो हम उसको कहते हैं कि हम और आप कोई मेथड्स यूज़ कर लें, लेकिन आप हार्मोन्स ना लें, एंड यू शुड नॉट कंसीव वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन। और जब आप मेडिकेशन बंद करें तो आपने उसके फर्दर 4 to 6 वीक्स कंसीव नहीं करना।
तो लेट सपोज उसने 3 महीने के लिए दवाई ली है, तो हम उसको कहेंगे कि आप तकरीबन 4.5 मंथ्स प्लान कर लें कि आपने कंसीव नहीं करना, बट नॉट थ्रू पिल्स, थ्रू अदर फिजिकल वेज एंड ऑल दैट। Precautions, हाँ। एग्जैक्टली, तो आप तो जो अनमैरिड है उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं ठीक होता, है। वो तो उसको तो हम कहते हैं बस जस्ट टू नो कि अच्छा आपको पता हो, लेकिन एटलीस्ट आप आराम से लें और कोई मेडिकेशन की साथ ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है कि हम उसका, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले लिपिड प्रोफाइल करवा लिया, थोड़ा सा किसी को हिस्ट्री में पूछ लेते हैं कि कोई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की आपको प्रॉब्लम तो नहीं, तो वो भी कई दफ़ा छोटी सी मेडिकेशन के साथ कंट्रोल हो जाता है। इफ इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस, तो आप बीच में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं कि आप वो भी टेस्ट करवाते हैं कि यू हैव एन आइडिया एज अ डॉक्टर? देखिए इफ़त, हम ऐसे जैसे मैंने कहा कि हमारी स्पेशलिटी में वी आर मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑल्सो, हम बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर टू इन्वॉल्व द अदर डिसिप्लिन्स, हम दूसरों को भी इन्वॉल्व करें। तो अगर मैं आई रन अ टेस्ट एंड शी टर्न्स आउट टू बी ऑफ पेशेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, जिसमें कि हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आई डू कंसल्ट एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आई डू रेफर दैट पेशेंट टू गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो, बिकॉज दे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस इन दैट। तो व्हाई नॉट टू वर्क इन टीम? एग्जैक्टली, अगर किसी को पीसीओएस है तो आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट भी चाहिए, इनफैक्ट न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो पेशेंट पे बेनिफिट होता है। और अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं रेफर करने में, बिकॉज आई कांट बी मास्टर ऑफ एवरी फील्ड एंड एवरी एक्सपीरियंस। उसका अपने गायनिक फील्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है, लेकिन उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, तो आई definitely do refer to even gynecologist or sometimes endocrinologist, जबकि हार्मोन लेवल बहुत ही डिस्टर्ब हो, तो आई थिंक दे कैन ऑल्सो एज ए टीम वी वर्क बेटर, तो बिल्कुल रेफर। तो डॉक्टर साहब, स्किन केयर अपनी एक आम इंसान जो प्रोन है दानों का या इन चीज़ों का, अर्ली स्टेज पे एक तो हो गई ज़बरदस्त क्लेंजिंग, फिर आपकी डाइट और आपका जो पानी का इंटेक है वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। कितना पानी पीना डॉक्टर साहब? कभी 8 ग्लास कहते हैं। हाँ नहीं, यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है, जो साइंस ने कहा है, उनका मौसम हमसे बहुत बेहतर है, तो वो 8 to 10 ग्लासेस को रिकमेंड करते हैं। तो आप उस हिसाब से सोचें, जो अभी अब मौसम गुजरा है और ह्यूमिडिटी लेवल देखें, तो आई थिंक मेरा ख्याल में 12 प्लस होना चाहिए एवरेज। 3 लीटर पानी। एग्जैक्टली। अब ये थोड़ा सा वेरी करता है, मे बी यू आर इनटू एक्सरसाइज, आपने वहाँ इतना वाटर लॉस की, तो आपका रिक्वायरमेंट 14-15 ग्लासेस तक भी हो जाएगी। लेकिन बेसिक्स अगर एवरेज निकालें तो 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर बनता है जो डेली। और जो नहीं पीता पानी, क्योंकि अक्सर मैं ज़रा कम ही पीती हूँ, तो इट डज अफेक्ट योर स्किन। इट डज अफेक्ट, क्योंकि होता ये है कि 70% जो बॉडी है आपकी वो वाटर पे, प्लाज्मा पे, जब वाटर डिहाइड्रेट होगा या पानी कम पिएंगे तो आपकी गट की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे। इवन अगर आप लेट नाइट मील ले रहे हैं तब भी आपके सोने में और आपके खाने में गैप कम है, तो आपको लगेगा कि मेरी एक्ने एग्रीवेट होना शुरू हो गई है। कभी बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लेट नाइट मील लिया या कोई फंक्शन था, एंड देन इफ़ दे आर पेशेंट ऑफ एक्ने दे विल एक्सपीरियंस न्यू eruptions in the morning or maybe day after tomorrow। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वाटर से इसको डिटॉक्सिफाई करें। फिर सेकंड आपका आ गया क्लिनजिंग, और थर्ड जो चीज़ है वो डाइट में मैं 3 चीज़ों को जो जर्नल केयर में मैं कहता हूँ, देखिए जितने आप एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकें आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी। जो थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट से बट स्टिल रिलेटेड टू दैट, जिस तरह हमारा शिफ्ट हो रहा है, ओजोन लेयर जो इफेक्ट हो रही है, अब हम अल्ट्रावायलेट बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो धूप से बचना, अप्लाइंग अ गुड सन ब्लॉक स्किन केयर में शामिल है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको असल में जो आपकी एजिंग शुरू होती है वो ऑक्सीडेंट रेडिकल्स के बनने से होती है, चाहे वो डाइटरी फैक्टर से हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट से हो, और इसको सबसे बेहतर जो चीज़ काउंटर कर सकती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स, लाइक बेरीज एंड वेरी सिंपल है, सप्लीमेंट ले लें, विटामिन ई, जिंक, विटामिन सी, और अब जो है गुड क्वालिटी ओरल ग्लूटाथियोन, ये मेन एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसको मेरा ख्याल में आज पब्लिक इजीली इन चीज़ों को एक्सेस। ग्लूटाथियोन इज सल्फर बेस्ड, तो मुझे तो जैसे सल्फर एलर्जी है, सो आप विटामिन सी और ई का कॉम्बिनेशन ले लें, दैट वुड कम टू द सेम, सर्व द सेम पर्पस एंड हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। एग्जैक्टली, फ्रूट्स में तो है ही, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि
अब सॉरी टू से हमारी फूड की क्वालिटी अब थोड़ा सा Yeah. लेट्स बी प्रैक्टिकल, Yeah. तो मैं कहता हूँ फिर प्रॉपर डोजेज में लें। मिसाल के तौर पे हमें 1000 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होता है, कितना आप अपने काम में प्रैक्टिकली कोई बंदा या एक थोड़ा सा पुअर पेशेंट है कितना को फ्रूट ले लेगा? एक फ्रूट किन्नू खा लेगा। प्रैक्टिकली मैं अपने पेशेंट कहता हूँ यार तुम कितना फ्रूट खा लो जो जिसकी कॉस्ट कहाँ चलेगी, उससे बेहतर है एक CSE 1000 की विटामिन सी की एक टैबलेट, आई थिंक दैट वुड कॉस्ट दैट पर्सन लेस, तो वो एक ले ले 1000 मिलीग्राम। तो आपका, क्योंकि अगर आप ओरल विटामिन सी ले रहे हैं और साथ आप 800 यूनिट्स ऑफ विटामिन ई ले रहे हैं, दैट बिकम्स योर ओरल सन ब्लॉक, फिर आपको सन ब्लॉक लगाने की भी जरूरत नहीं। Oh, really? सो साइंस डज हेल्प यू एज फार एज डॉक्टर नोज द सब्जेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, वही वाली मैं अगेन अपने केस पे आती हूँ कि बचपन से लेके अभी तक मेरे इनग्रोन हैं दाने। मैं अब तो वो ऐसे स्टबन हो गए कि निकलते भी नहीं हैं, लेकिन वो अंदर है, इसलिए मेरी स्किन स्मूथ ही लगती है, बट दे स्टिल देयर। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ वो और हो जाते हैं, मैं मेकअप करती हूँ वो और हो जाते हैं। सो व्हाट शुड आई डू? देखिए आपने दो चीज़ों का जिक्र किया जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मेकअप और सन ब्लॉक। सन ब्लॉक भी ऑयली होता है, मैंने हर तरह का ट्राई कर लिया। नहीं वो सिर्फ एक गिमीज होते हैं, मतलब कई सन ब्लॉक सिर्फ ये कि थोड़ा सा वाटर बेस ज़्यादा होंगे, लेकिन ऑयल के बगैर टाइटेनियम डाइऑक्साइड या ये इनके इंग्रेडिएंट जज भी नहीं हो सकते, तो ऑयली कंपोनेंट तो होता है, ठीक है, लेस ऑयली उसमें मान लिया, ठीक है। अब आपकी टेंडेंसी आपने बंद किया, तो फिर हम मैकेनिज्म से जिसके आपके प्रोग्राम से हमने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, तो आपकी स्किन तो हो गई बंद, तो ऑयल कहाँ से एक्सक्रीट होगा? वो ऑयल तो नीचे बैक प्रेशर करता रहेगा, तो आपकी डक्ट भी ब्लॉक होगी, आपका ग्लैंड साइज भी तो बड़ा क्या होगा। मैं ना सनस्क्रीन लगा सकती हूँ ना मेकअप कर सकती हूँ? आइडियली इट शुड बी डिस्करेज्ड, क्योंकि अगर आप मेकअप, तो आपको पता है बट फाउंडेशन, दैट्स माई वर्क। आई नो, प्रैक्टिकली वही है ना कि आप उसको कैसे काउंटर करेंगी विद इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लिनजर। अब वो तो ज़रूरी है, मान लिया, लेकिन हम फैक्ट्स को तो डिनाई नहीं कर सकते। लाइक इफ आई एम एट अ शूट, तो मेरा तो 12 घंटे मेकअप रहता है, मैं आके जरूर बहुत अच्छी तरह क्लेंजिंग कर लूंगी, तो आप लेकिन स्टिल दानाज आर तो देयर। आपने फिर भी अपने आप को बहुत सेव किया है, हाउ कैन यू कंपेयर कि अगर आप ये लेकिन cleansing- देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर। मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ, वो तो बेसिक बात हो गई, लेकिन हम एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को पहले एटलीस्ट वी शुड बी नोइंग, क्योंकि बिकॉज आई यूज द public से- बेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द आई मार्केट। नो, लेकिन जितना अच्छा आप फाउंडेशन की बात कर ले उतना ही ज़्यादा वो स्किन को Yeah. ब्लॉक करेगा, Yeah. तो एक्ने के लिए वो उतने ही नेगेटिव में चला जाएगा जितना अच्छा वो फाउंडेशन है। या एक तो बात ये होगी, या कंसीलर हो गया या फॉर इंस्टेंस, तो ये तो बात हमें कम से कम पता होनी चाहिए कि येस इट इज़ नॉट गुड फॉर एक्ने, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। क्लिनजिंग भी हो गई, अब हमने डिस्क्रेटिनाइजेशन का प्रोसेस को ठीक करना है। टॉपिकली डिस्क्रेटिनाइजेशन दो चीज़ों से बेहतर होती है, या टॉपिकल रेटिनॉइड्स या बेंजोइल पेरोक्साइड विसाइड क्लिनजिंग। अब ये हो गया थोड़ा सा स्पेसिफिक, और अगर आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहती हैं कि डिस्क्रेटिनाइजेशन प्रोसेस ठीक हो जाए, then oral retinoids for 4 to 6 months. और That would solve this process of but that has to be taken under the supervision Vision of of a a good dermatologist. Yes. अच्छा डॉक्टर साहब, फिर कुछ ऐसी चीज़ें मेकअप में या जैसे मॉइस्चराइजर्स में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए होते हैं, या वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जब हम पढ़ते हैं इफ़ आई बाय अ मॉइस्चराइजर फॉर माई सेल्फ विच इज़ एक्ने प्रोन, तो उस पर क्या इंग्रेडिएंट्स का मुझे ख्याल रखना चाहिए कि ये नहीं लेना और ये ले लो? देखिए, पब्लिक के लिए सिंपली सिर्फ इतना जानना है कि अगर आपका मॉइस्चराइज़र वाटर बेस ज़्यादा है, यानी कि उस पर लिखा होगा कि इन वाटर, जैसे सन ब्लॉक में भी लिखा होगा फ्लोराइड इंग्रेडिएंट इन वाटर, इसका मतलब है कि वाटर कंटेंट ज़्यादा है और वो इंग्रेडिएंट को वाटर में मिक्स किया गया है, ठीक है, वो आपके लिए रिलेटिवली बेहतर होगा। और सन ब्लॉक्स के ऊपर SC लिखा होता है कंपनी ने, जो कि अब एक रिक्वायरमेंट बन गई कि आप क्लियरली मेंशन करें एंड देन यू शुड प्रूव, और कोशिश है कि हम उसको चेक करते रहते हैं। तो लिखा होगा सन ब्लॉक का नेम और आगे लिखा होगा SC स्टैंड्स फॉर सीबम कंट्रोल, दैट सन ब्लॉक वुड बी रिलेटिवली बेटर एज कम्पेयर टू अ जनरल सन ब्लॉक। बट हैविंग सेड दिस थिंग, अगर आपकी ग्रेड 3-4 एक्नी है तो वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक भी वुड नॉट will further aggravate it. कैन एग्रीवेट, तो yeah. वो भी आपके लिए, आप डिनाई डिफेंस में ना करें या खुश ना हो कि जी बस ये तो मैं खुला लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा,
इट विल कॉज प्रॉब्लम। ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक तो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक चलता है, उसके बाद फिर ये सन ब्लॉक, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि सारा मसला ऑयली ग्लैंड से शुरू हुआ था, तो हमें डाइट में भी ऑयल को डिस्करेज करना है और टॉपिकल भी हम जितना भी कोई प्रोडक्ट जिसमें जैसे ऑइंटमेंट्स हैं या कोई मॉइस्चराइजिंग लोशंस हैं उनको जितना डिस्करेज कर सकें वो हमें हेल्प करेगा एक्ने ट्रीटमेंट में। ये बात तो क्लियर है। ओके अच्छा, जब हम छोटे थे तो जब हमारा कोई दाना निकलता था तो हम सबको पता नहीं ये कहाँ से खबर मिली थी कि सुबह का थूक ऊपर लगा लो तो वो ठीक हो। बल्कि आपकी बात को सेकंड करता हूँ, लोग टूथपेस्ट का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। नहीं फत ये साइड चैनल्स जो है ना ये सिर्फ प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग कर देंगे बट इन द लॉन्ग रन आपको हेल्प नहीं करेंगे। वो बस आप खुश हो जाते हैं, जैसे लोग पॉप करते हैं उसको दबा देते हैं। अब छोटी सी कॉन्सेप्ट है, हमने बैक्टीरिया की बात की, जब आप उसको पॉप करेंगे तो वो बैक्टीरिया जहाँ ग्लैंड के अंदर था वो ब्लड में स्पिल हो जाएगा। आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देख लें कि अगर 2-3 डेज में उस एक पिंपल के बजाय उसके 2-3 पिंपल्स और हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम से अगर तो लोगों को अवेयरनेस आ जाए कि उसको प्लीज़ आप प्रेस ना करें, बड़ी टेम्पटेशन होती है। इसी तरह टूथपेस्ट करना या ये ठीक है, जो सलाइवा होता है उसमें थायसाइनेट आयंस होते हैं बट वो एसिडिक भी बड़ा सवेयर होगा। तो क्या होगा कि अगर आपने उसको पिंपल को उस तरह से थूक से अब मैं साइंटिफिक जवाब दे रहा हूँ उसका भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन पिगमेंटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो दाना बैठेगा थूक उसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होगी। आजकल के बच्चे जैसे मेरी बेटी है माशाल्लाह, शी इज़ इन हर अर्ली 20s, वो तो स्किन को हाथ नहीं लगाने देती कि मेरा कई दफ़ा दिल करता है ब्लैक हेड निकाल दो, माँ डोंट इवन टच इट, नो दाग पड़ जाएगा। आई थिंक वो बच्चे आजकल माशाल्लाह अवेयर हैं, तो आई थिंक शी इज ऑन द राइट ट्रैक। तो हम जैसे दोबारा रिवाइज छोटा सा कि क्लिनजिंग करें, थोड़ा सा डाइट को लाइट रखें, डोंट गो फॉर ऑयली डीप फ्राइड प्रोडक्ट एंड स्पेशली प्रोसेस फूड और कॉफ़ी का। उसमें मैं टी को नहीं ब्लेम कर रहा बट कॉफ़ी डज एग्रीवेट। रियली? यस, oh my God, I never knew that. Though coffee has other benefits, no doubt, but if you are a coffee lover, take it in a limited, moderate amount. Considering if you are suffering from acne, because it does aggravate, because it increases the peripheral circulation, और जब blood supply बढ़ेगी तो उतने ही हार्मोन्स को मौका मिलेगा जाके अपना काम करें। तो हम नहीं चाहते कि ग्लैंड्स की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़े और उनकी एक्टिविटी बढ़े। तो ये एग्रीवेटिंग फैक्टर, इसमें टी शामिल नहीं है। लोगों का ये भी मिथ्स है कि टी भी एक्नी को ख़राब करती है। सो लेट मी क्लैरिफाई कि टी इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड, इसको ना। सो प्रिसाइसली डॉक्टर साहब मुझे बता दें, एक एक्नी प्रोन बच्चे को माँ बाप लेके आए, और एक एक्नी मैंने वो भी देखी है जो आपको लेटर एज में भी हो जाती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं मैं तो सारी ज़िंदगी दाने नहीं निकले, अब निकलना शुरू हो गए। हाँ, बहुत ही आपने ना बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है आप डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस तो नहीं मैं रिसर्च करती हूँ। तो दैट इज अगेन हार्मोन्स, एग्जैक्टली वो जो आपको पेरीमेनोपॉज़ल, एग्जैक्टली वो सिग्नलिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई, उनके रिसेप्टर्स ने दरवाजा ही लेट खोला। ओके वो प्रेगनेंसी के बाद भी ऑन हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता है बहुत हार्मोनल सर्ज बहुत हाई होती है, तो कहीं जाके वो उस वक्त रिसेप्टर रॉन्ग और कुछ लोगों की खत्म हो जाती है प्रेगनेंसी में बिकॉज उनके हार्मोन्स ठीक तो मैं उसको उसी तरह रिलेट करूंगा कि कोई कहता है कि जी मुझे सारी उम्र डायबिटीज़ नहीं हुई, लेकिन देखो मैंने तो सारी उम्र बड़ा डाइट का ख्याल किया, लेकिन 50s में मुझे डायबिटीज़ हो गई। तो लेट ऑनसेट हो सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो कि अगर लेट ऑनसेट एक्नी होगी तो वो उतनी ही एग्रीवेटिंग फॉर्म में आएगी, वो उतनी ही सिवियर होगी। एक तो हमने जिक्र किया था कि छोटी एज में शुरू हो, और अगर लेट ऑनसेट आया है, टीन्स में आया, तो वो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं तो वो जनरल चांसेस हैं कि वो इजीली ट्रीट हो जाए। लेकिन अगर वो 30s के बाद एक्नी शुरू हुई है, फिर वो बहुत एग्रीवेटेड एक्नी होगी। तो जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो कीमा मुंह पे बन जाता है, उनका क्या इलाज है फिर? देखिए, उनका पहले तो हमें एक एंटीबायोटिक कोर्स और चीज़ें तो करनी है। वी शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी बोल्ड विद इट, एंड पेशेंट शुड बी नोइंग कि मैं अदरवाइज जितना भी मैं बैक्टीरिया को चांस दूंगा, यहाँ तक कि आप कैन यू इमेजिन के ग्रेड 5 में समटाइम जिसको हम एक्नी फर्मिनेंस कहते हैं, मैंने कहा ना बहुत सी टाइप्स होती हैं, मैं उसकी खैर डिटेल्स में नहीं, लेकिन वो आपकी जॉइंट और इवन आपकी किडनीज तक को इफेक्ट कर जाती है। कहने को तो वो एक्नी है, ये एक्नी फर्मिनेंस है, यानी कि आपके जॉइंट इन्फ्लेम हो जाते हैं। So your body has so much inflammation and bacteria
कि उसकी वजह से आपकी एक्नी ज़्यादा होती है और चीज़ें भी इफेक्ट होती हैं। एग्जैक्टली। और एक्नी फल्मिनेंस में तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हमें फॉर वेरी फ्यू डेज या फॉर वेरी लेस टाइम हमें स्टीरॉइड्स भी देने पड़ जाते हैं टू कंट्रोल, क्योंकि इफ़त मेडिकल फील्ड में हमेशा हर डॉक्टर को पूछना चाहिए और उसका ये एथिक्स होती है कि ही शुड वे बिटवीन रिस्क एंड बेनिफिट फैक्टर। कोई पेशेंट दवाई खाना नहीं चाहता, कोई डॉक्टर दवाई देना नहीं चाहता, बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो वे करे कि क्या ये वाकई इसके लिए फ़ायदेमंद। तो जैसा मैंने कहा कि एक्नी फल्मिनेंस में स्टीरॉइड भी देने पड़ जाते। अब कमिंग टू दैट थिंग कि पहले हम उसको एंटीबायोटिक कोर्स से एक्नी को जितना मैक्सिमली कंट्रोल कर सकें, एंड देन इतनी सिवियर एक्नी के लिए देन ओरल रेटिनॉइड्स इज़ द आंसर कि हम उसको 6 मंथ्स 8 मंथ्स हम उसको ओरल रेटिनॉइड्स पे रखें अंडर सुपरविजन, और दैट पर्सन will come out of this problem. अगर पेशेंट इज जनरली विलिंग टू रियली गो फॉर इट, तो आपके प्रोग्राम से मुझे बड़ी आई एम वेरी होपफुल कि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि डरना नहीं है, वी शुड टेक बोल्ड एंड पेशेंट रहना है, क्योंकि स्किन का कोई भी इलाज ये नहीं होता कि आज की और कल आप परफेक्ट होके निकल आए। मैं तो अपने पेशेंट की जल्दी सी बात करता हूँ, आपने अपने बच्चों को समझाया होगा, मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो ये भी एक तरह की सक्सेस है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यू अटेंड 5 years कोर्स, आप जाके ये नहीं कह सकते मुझे एक दिन में इंजीनियर बना दें, मुझे 1 साल में बना दें, मुझे 1 साल में डॉक्टर बना दें। तो पेशेंस हर जगह रिक्वायर्ड होती है, बस समहाउ हम लोगों को ज़रा इस बात की समझ आ जाए। और फिर दूसरा इफ़त ये भी होता है कि डॉक्टर ने ज़रूरी नहीं कि हाई डोज से स्टार्ट लेना है, ही विल गो बाय स्टेप पैटर्न। तो दुनिया में जो अब कॉन्सेप्ट है लेटेस्ट, वो है लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। आप लेवल 1 ट्राई करें, फिर लेवल 2 पे जाएँ, फिर लेवल 3 पे। ये अब जनरल हर जगह बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो होता है, हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह करे कुछ सालों में ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए कि आप अगर डिज़ीज़ छोटे लेवल की है तो आप उसको लेवल 5 या 6 की मेडिसिन ना दें, उसको लेवल 1 पे रखें। लेकिन अगर लेवल भी हम अचीव कर रहे हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा कॉपरेट करना चाहिए कि डॉक्टर नो सब्जेक्ट, वो लेवल 1 से लेवल 2 पे आ जाएगा, लेट हिम डू हिज ओन जजमेंट कि वो कैसे लेके चल रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर 2 दिन में मुझे फ़र्क नहीं ना पड़ा तो डॉक्टर बेकार है। तो मेरा ये कंक्लूजन निकला है आज की सारी गुफ्तगू के बाद कि पेरेंट्स को नज़र में ये रखना है कि 5 दाने अगर हो गए हैं, यू नीड टू टेक योर चाइल्ड टू डॉक्टर, ठीक है। और ये घर बैठे एक्नी का इलाज नहीं होता, आपको इसके लिए सुपरविजन चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, एंड सूनर द बेटर। आपको जब लगे कि मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गो एंड सी अ डॉक्टर। और जितनी भी आपकी गुंजाइश है, हमारे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। एक्नी लाइलाज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग।